हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी लास्ट यूनिट है अब हमारे सब्जेक्ट एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम वाले बच्चों के लिए। अब जो हमारा उसका लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 4, उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। दोस्तों, बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब देखोगे तो सारे कंसेप्ट ईजी है, देखते ही समझ में आ जाएंगे, है ना। तो इसको करते ही और आज अपनी सीरीज को खत्म कर देंगे। ठीक है, शुरू करें। इससे पहले ही कोई वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको पता है कि 1991 के अंदर इंडिया के अंदर एलपीजी आया था। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पता होगा ना, है ना। तो उसमें बताया गया कि लिबरलाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कंपेयर किया गया। देखो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया सिंस 1991 इज हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि 1991 में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। In their effort to integrate themselves into the global economy, companies in India are using human resources as a strategic tool for competitive advantages. देखो, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन मतलब क्या था कि अब एक कंपनी दूसरे देशों में भी जाकर काम कर सकती है, दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में भी आ सकती है। तो इससे क्या होगा भाई, बिजनेस को बहुत फायदा होगा, और फायदा उठाने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर यानी कि एम्प्लॉय चाहिए, है ना। तो एम्प्लॉय का यूज होना चाहिए। ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। देखिए, मेन बात यहाँ पे आइए आप, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है। Workforce diversity mean employees of an organization differ from each other in terms of age, gender, education, language, values, cultural norms, ethic, origin। क्या बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग पर्सनैलिटीज के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग एजुकेशन बेसिस के लोग होते हैं, है ना। The composition of workforce in India in changing rapidly as more women minority group are joining the workforce। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, अब वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही है जॉब्स के अंदर, है ना। माइनॉरिटी ग्रुप भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी मतलब विभाजिता है, अलग अलग लोग आ रहे हैं। एम्प्लॉयज नाउ प्रेफर लेस सिक्योर बट हाई पेइंग जॉब इन मल्टीनेशनल एंड अदर। देखो, अब क्या एम्प्लॉयज हो, पहले के जमाने में लोग क्या सोचते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्यों, गवर्नमेंट जॉब भले सैलरी कम है लेकिन फिक्स है कि आपकी जॉब फिक्स रहेगी। कि आज के लोग, आज के युवा लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई साहब हमें भले सिक्योर ना हो लेकिन हाई पेइंग जॉब हो। तभी आज के लोग प्राइवेट जॉब की तरफ, मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पता है, भले जॉब सिक्योर नहीं है, आपको पता है हर दिन मल्टीनेशनल कंपनी कितनी जॉब को हटाती है, कितने लोगों को नौकरी से निकालती है, लेकिन फिर भी लोग करते क्यों, क्योंकि सैलरी हाई होती है। इन इंडियन कंपनीज, डिफरेंस इन रिलीजन, कल्चर, सोशल एथोस एंड रीजनल ओरिजिन एड टू वर्क डाइवर्सिटी। और इंडिया के अंदर भी सेम यही डाइवर्सिटी देखी जाती है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा डाउन सीजिंग। तो डाउन सीजिंग मतलब क्या होता है। डाउन सीजिंग साइजिंग मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लान एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन एंड जॉब्स। डाउन साइजिंग या डाउन सीजिंग का मतलब होता है कि कंपनी में थोड़ी भीड़ कम करना। भीड़ कम मत करना मतलब कि लोगों को थोड़ा निकालना, थोड़ा जॉब से हटाना, जिससे कि जितने लोग जरूरत के चाहिए उतने ही लोग बचे। द ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस स्टाफ विच इज एक्सेस ऑफ इट नीड। कि इतनी नीड नहीं है फिर भी तो लोग रख रखे हैं। मतलब हमारी नीड है 15 लोगों की, हमने रख दिए 25 लोग, 10 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है ना, तो उन्हें हटाओ। इसे बोलते हैं ओवर स्टाफिंग। क्या बोलते हैं, ओवर स्टाफिंग। ठीक है ना। इसके रैशनल क्या है, वही ओवर ओवर स्टाफिंग हो गया, है ना, एग्जाम्पल दे रखा है आपको। पिटफॉल क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके प्रभाव क्या होंगे। डाउन सीजिंग में क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी कॉजिंग लो मोरल एंड हाई स्ट्रेस। इसी होगा एम्प्लॉयज के अंदर हाई स्ट्रेस होगा। तो यार उन्हें लगेगा यार कभी भी जॉब जा सकती है, जॉब सिक्योर तो है नहीं, तो वो पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और मान लो आपने डाउन सीजिंग करते हुए गलती से किसी अच्छे व्यक्ति को भी निकाल दिया जो अच्छे से काम कर रहा था, तो इससे आपके लॉस होगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना होता है। एचआर का रोल क्या होता है डाउन सीजिंग में। Human resource personnel have to perform the following functions for successful implementation of down seizing। देखो, before down seizing alternatives such as working sharing, downgrading, redeployment etc may be tried। सब देखो, डाउन सीजिंग पर निकालने से बेहतर है पहले कुछ और अल्टरनेटिव यूज किया है, जैसे कि वर्क शेयरिंग, काम को बांटा जाए, ठीक है ना, डाउन ग्रेडिंग किया जाए। ये नहीं डायरेक्ट अपने बंदे को निकाल दिया, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। HR personnel must ensure proper communication to minimize the negative effect of rumors and ensure that individuals are kept informed with factual data। ठीक है ना। इंश्योर होना चाहिए कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। ठीक है। इन ऑर्डर टू सेल द आइडिया ऑफ डाउन सीजिंग टू द एम्प्लॉय, HR पर्सन हैव टू कन्विंस ट्रेड यूनियन विन द देयर सपोर्ट।
और अगर आपको उन्हें डाउन सीजिंग करना है तो ट्रेड यूनियन से बातचीत करनी पड़ेगी, उनका सपोर्ट भी लेना होगा। अगर आपने ट्रेड यूनियन का सपोर्ट नहीं लिया तो आगे चल के हड़ताल भी हो सकती है। ठीक है, एचआर मैनेजर मस्ट आल्सो डील विद द एक्चुअल ले ऑफ, और जिन्हें निकाले उनसे भी तो बात करो भाई, वो पूछेंगे नहीं आप हमें क्यों निकाल लो, है ना। अगला आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस। तो गाइस वीआरएस क्या होता है? अंडर दिस एग्रीमेंट एम्प्लॉय एग्री टू वॉलंटरी रिटायर ऑन पेमेंट ऑफ एग्रीड कंपनसेशन बाय द एम्प्लॉयर। इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, और जो एम्प्लॉय कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं, और एम्प्लॉय एग्री रहता है कि हाँ भाई वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा, अपनी इच्छा अनुसार रिटायरमेंट ले लेगा। बस वो चाहता है बदले में कुछ मेरी कंपनसेशन मिल जाए, मुझे कुछ अपने पैसे मिल जाए, पैसे लेता है और रिटायरमेंट ले लेता है, इसी को बोलते हैं वीआरएस। ठीक है, मेन इशू क्या होता है वीआरएस लेने का? पहला होता है आइडेंटिफाइंग नीड फॉर वीआरएस। फिर वीआरएस की नीड कब होती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेक वेदर वीआरएस इज नीड रियली नेसेसरी और नॉट। क्या वीआरएस जरूरी है भी कि नहीं? इन केस देयर इज सरप्लस मैनवर व्हिच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द फ्यूचर, वीआरएस में भी रिक्वायर्ड है। वो वीआरएस होता कब है? बहुत ज्यादा आपके एम्प्लॉय बढ़ चुके हैं, आपने गलती से अच्छी प्लानिंग नहीं करी और ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया। अब ज्यादा लोगों को भर्ती तो कर लिया, अब कम कैसे करेंगे? तो कम करने के लिए आप क्या करोगे? कुछ लोगों को सही आपको बात करनी पड़ेगी जिससे कि वो खुद खुद ले लें, वॉलेंट्री ले लें। अगर आपने अपनी तरफ से फोर्सफुली लोगों को निकाला, हो सकता है वो कोई केस करते आपके ऊपर कि पहले रखा क्यों, अगर निकालना था तो। इसीलिए पहले आप उन्हें वॉलेंट्री डिसीजन करवा लें कि आप अपने इच्छा अनुसार चलिए, हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट भी होगा, कॉस्ट कमाएगी हमारी। डिजाइन द स्कीम, इससे इसके लिए स्कीम बनाए कि वीआरएस आखिर लागू होगा कैसे। कन्विंस करें ट्रेड यूनियन को, तो कन्विंस करना ही पड़ेगा, वरना अगर कल को कोई कर्मचारी ट्रेड यूनियन के पास चला गया तो हड़ताल वगैरह ऐसी स्कीम को, हड़ताल वगैरह ऐसा काम भी हो सकता है। Rehabilitating employee, a firm or an association of firm may design a rehabilitation package or for the concerned employee. Such a package should include redeployment through further training. इसमें क्या होता है रिहेबिलिटेशन? मतलब कि बाद दोबारा आपको ज्वाइन करवा लेंगे कुछ ट्रेनिंग करवाने के बाद, है ना। तो ऐसी स्कीम भी होंगी तो एम्प्लॉय राजी हो जाएगा। चेंजिंग रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या रोल चेंज हो रहा है एचआरएम के? पहला, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। आजकल प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूवमेंट हो रही है एचआरएम की धीरे धीरे। देखो, इन द ग्लोबली कम्पिटिटिव एनवायरमेंट boosting productivity is a crucial important. Human resource management play a vital role in boosting productivity and reducing labor cost. एचआरएम अब बहुत तेज हो रहा है, ये क्या कर रहा है? अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहा है, कॉस्ट को कम कर रहा है ना। एम्प्लॉय कमिटमेंट, only involved and committed employee can make a difference building employee commitment involving synthesizing employers and employee goal। इससे होगा एम्प्लॉयर का गोल भी पूरा होगा, एम्प्लॉयर का गोल भी पूरा होगा, दोनों की कमिटमेंट पूरी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। सर्विस सेक्टर सक्सेस, आजकल की सक्सेस भी इनकी बढ़ रही है किसमें? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, सक्सेस बैंक, एयरलाइंस में, हॉस्टल में, अदर डिपेंड लार्जली ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर। ठीक है ना। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज playing an increasing role in developing and implementing corporate strategy। ठीक है, in a fast changing and globally competitive environment human resource provide a competitive advantage। ये कंपटीशन एडवांटेज दे रहा है कि आज की जो कंपटीशन भरी जिंदगी में अलग अलग कंपनी नई नई स्कीमें निकाल ली अपने आप को आगे रखने के लिए, तो हर किसी कंपनी का एचआरएम सिस्टम अच्छा होना चाहिए अगर उसे आगे रहना है। ठीक है ना। चेंज एजेंट्स, human resource professional will have to play an active role as change agent as any program for organization change and development involve human resource issues। human resource इशू को चेंज करने के लिए, हटाने के लिए, खत्म करने के लिए भी एचआरएम का बहुत बड़ा रोल होता है। आउटसोर्सिंग एचआरएम, तो आउटसोर्सिंग है बाहर से सर्विस लेना। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट of an organization, leading companies around the world are taking more strategic approach in managing their human resource, है ना। they are outsourcing day to day human resource function so as to focus on स्ट्रेटेजिक एचआर इशू दैट इम्पैक्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डर वैल्यूज। इससे क्या होगा? शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी, शेयर होल्डर को भी देखो, अगर आपकी कंपनी अच्छी चलेगी तो शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट बनेगा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, a lot of automation is taking place in human resource management। human resource capital management solution have automated the mundane HR activity, thereby enabling the HR department to play more strategic role। आज का अगर हमारा HR डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी रोल प्ले करता है, स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा यही बनाता है, उनको फॉर्मुलेट भी यही करता है ना। ये पहले क्या करता है? हमारी इंप्रूव करता है कॉर्पोरेटिव परफॉर्मेंस को, ऑप्टिमाइज करता है हमारे डेवलपमेंट को, यूथ ऑफ टैलेंट को, है ना। कॉस्ट कम करता है हमारी, ग्लोबल लोकल कवरेज करता है हमारी, इंप्रूव करता है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को, इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, स्केलेबिलिटी मतलब हमारे बिजनेस के और ऊपर ले आने में हेल्प करता है। प्रूवन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
उस पर हमें हाई रिटर्न मिले, इसको भी ध्यान में ये रखता है ना। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पूछ सकता है आपसे, इज अ सिस्टम डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन पहुंचाना उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में, कि आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। डिजाइनिंग ऑफ एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वाइटल फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे तो आपके पास एक अच्छा HRIS सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटराइज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब आजकल तो देखो सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गए हैं, कंप्यूटराइज हो गए हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है काम करने में। कंप्यूटर कैन एम्पलीफाई द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन द जॉब ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब जो कम से कंप्यूटर आ गए हैं तब से क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया है, उसका काम जल्दी हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है ना। कहाँ क्या हेल्प करता है कंप्यूटर, पहले करता है रिक्रूटमेंट सब सिस्टम इन्फॉर्मेशन में, कि कैसे रिक्रूटमेंट करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मैन पावर की इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग की, मेंटेनेंस की, अप्रेजल की, पेरोल की, पर्सनल की, जॉब एनालिसिस की, है ना। इन सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया है। आगे बात करें नीड फॉर HRIS, तो HRIS की नीड क्या होती है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, चेक करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को, एंड ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च करने के लिए द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा, उसका डेटा चाहिए होता है, ठीक है, क्यों, प्लानिंग कर सके, कंट्रोल कर सके ह्यूमन रिसोर्स की नीड को, है ना, इसलिए HRIS सिस्टम चाहिए होता है। अब कहाँ का हेल्प देता है, पहला प्रोक्योरमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, कंपनसेशन सैलरी के लिए, ठीक है ना, मेंटेनेंस के लिए और इंटीग्रेशन के लिए हेल्प देता है, सारा पढ़ लेना आसान है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू मेक द डिजायर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको जिस टाइम चाहिए उस टाइम आपको अवेलेबल करा देता सिस्टम है, एक बटन दबाओ तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। सप्लाई करता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट रीजनेबल कॉस्ट, कम कॉस्ट में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही प्रोवाइड करेगा। यूज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, अच्छे मेथड यूज करता है, ठीक है ना, नेसेसरी सिक्योरिटी भी होती है इसके अंदर, और इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट भी रखता है। फंक्शन क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करता है, और डेटा मैनेजमेंट, अब कलेक्ट कर लिया और उनको मैनेज भी करना है, संभाल के रखना भी है, तो उसको भी काम कर लेता है ये, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ HRIS, डिजाइन करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग ऑफ सिस्टम, कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपका सिस्टम होना कैसे चाहिए, सिस्टम के अंदर कौन कौन से फंक्शन आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से काम आप सिस्टम से करोगे। ऑर्गेनाइजिंग फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन का उसके अंदर चार्ट रखोगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट करनी है, उसका हमें पता करना होगा, ठीक है ना। फिर इम्प्लीमेंट, फिर आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, उसके बाद अपने ही लोगों से फीडबैक लोगे, आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज होता है, HR प्लानिंग में होता है कि प्लानिंग करनी है उसके लिए, है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार तैयार करना उसके लिए, लोगों को जॉब पे लगाना उसके लिए होता है, ठीक है। ट्रैकिंग करने के लिए, पोस्टिंग करने के लिए, रिक्रूटमेंट एनालिसिस करने के लिए, पर्सन मैचिंग करने के लिए, सक्सेसफुल प्लानिंग करने के लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना, करियर की प्लानिंग करने के लिए, हाँ, इसके अंदर आता है आपका डेवलपमेंट नीड एनालिसिस, डेवलपमेंट एडवाइजर, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस असेसमेंट, गोल एक्म्प्लिशमेंट, रिवॉर्ड मैनेजमेंट, ये किसको रिवॉर्ड देना है, जॉब की वैल्यूएशन करने के लिए, कंपनसेशन बार बार पॉइंट आता है आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस की हमारा बिजनेस का क्लाइमेट कैसा, उन सबको देखने के लिए, ठीक है ना। गैस अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ HRM। अब HRM को आज के जमाने में कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी परेशानी, कौन कौन सी दिक्कतों की को देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। पहला एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कि एम्प्लॉय को एम्पावर कैसे करें, उसको पावर कैसे दे। एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, फ्रीडम टू टेक डिसीजन एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। कि आज के ज़माने में एम्प्लॉय को भैया पावर नहीं मिल रही, अथॉरिटी भी नहीं मिल रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं मिल रही, अब ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो काम करना कैसे सीखेगा। अगर आप देखो बचपन में जब बच्चों को चलना सिखाया जाता है तो शुरू शुरू में उंगली पकड़ी जाती है, फिर उंगली छोड़ भी दी जाती है, देखो खुद चलना सीखे, जब तक छोड़ोगे नहीं खुद चलना कैसे सीखेंगे। आपने जो साइकिल चलाना सीखा होगा पहली बार, तो पहले किसी ने साइकिल पीछे से पकड़ी होगी तब चलाना सीखा होगा, फिर उन्होंने छोड़ी होगी तब सीखा होगा, तो अगर वो छोड़ते रहे जिंदगी भर तो आप कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाते, है ना। तो इसलिए पावर देना बहुत जरूरी होता है। अगला क्या नीड क्या है इसकी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की, देखो नीड सबसे पहले क्या है कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी आगे बढ़े तो आपको बढ़िया बढ़िया रेजोल्यूशन लेने होंगे, बढ़िया बढ़िया आपको एक्शन करने होंगे, तो उन एक्शन के लिए आपको नए नए थॉट्स चाहिए। थॉट्स कहाँ से आएंगे, ब्रेन में से, ब्रेन मतलब ह्यूमन का ब्रेन। अगर आप क्या हो सकता है आपका एम्प्लॉय जो बड़े भले ही लोअर पोस्ट पे है लेकिन उसके बाद अच्छा ब्रेन है, वो नए नए थॉट लाता रहता है, तो उसकी बात सुनोगे तो हो सकता है आपको ही फायदा मिले, है ना। बेनिफिट क्या है, मोटिवेट एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय को एम्पावर कर दो मोटिवेट रहेगा, अच्छे से काम करेगा। इंप्रूव क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी अच्छे से करेगा, मतलब क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी अच्छे से काम करने की।
हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, आपस में अच्छे रिलेशन होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्शन की, रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को भी थोड़ी मान्यता मिलेगी, हाँ भाई मुझसे भी थोड़ा पूछा रहा है, मेरी भी राय ली जाती है, कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, पहले सजेशन इन्वॉल्वमेंट कि जिसके अंदर आपको सजेशन लिए जाते हैं, जॉब इन्वॉल्वमेंट कि आपको साथ में बैठा के काम भी करवाया जाता है कि हम भी करेंगे आप भी करो हमारे साथ में, और हाई इन्वॉल्वमेंट इसके लिए होता है गिव देयर लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट नॉलेज इन हाउ देयर डू देयर जॉब। इसमें हाई इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, लोअर पोस्ट के एम्प्लॉय होते हैं उनको भी साथ में रखा जाता है ना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट डायमेंशन अप्रोच, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट is represented by the following four dimensions. पहला होता है self determination. Empowered employees have a sense of self determination in that they feel they have freedom, independence and discretion. इससे हमें लगे हमें आज़ादी मिली है, हमें इंडिपेंडेंस मिली है, हमें सोचने विचारने का हक मिला है, ठीक है। मीनिंगफुलनेस, एम्पावर्ड एम्प्लॉय परसीव मीनिंग इन देयर वर्क, उन्हें लगेगा हाँ हमारे काम करने में थोड़ा मीनिंग है, इसका मतलब है कि हमें भी हक है, हम भी अपनी बात को आगे रख सकते हैं। कंपिटेंस, कंपिटेंस मतलब क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, फीलिंग ऑफ इम्पैक्ट अच्छा लगेगा उन्हें, ठीक है ना। बैरियर कौन कौन से होंगे, बैरियर आपका इनकॉन्ग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कल्चर में आपके बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। रिजिड कंट्रोल सिस्टम, आप कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चाहती है कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, वो नहीं देते वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर को अथॉरिटी, वर्कर को पावर, तो वहाँ दिक्कत होती है। इन एडुकेट डेलीगेशन, अब आपने डेलीगेशन कुछ को कर दी कुछ को नहीं करी तो वहाँ भी दिक्कत होगी, 4 एम्प्लॉय को आपने पावर दे दी 4 को नहीं दी, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मेथड विच हेल्प एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। दोस्तों 8-9 घंटे काम करता है व्यक्ति, घर में भी अपनी जिंदगी है, घर में भी बच्चे हैं उनको भी देखना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है कि ऑफिस और घर की लाइफ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखा जाए, दोनों लाइफ को अच्छे से जिया जाए, है ना। इसका बेनिफिट क्या है, अगर दोनों लाइफ को मेंटेन कर सकता है तो रिडक्शन होगा उसके टर्नओवर रेट्स में, ठीक है। इंक्रीज होगी रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन होगा एब्सेंटीज, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस में होता है छुट्टी भी दो अपने एम्प्लॉय को, थोड़ा एंजॉय करने का मौका दो, फैमिली के संग घूमने का मौका दो, जिससे उसका स्ट्रेस निकले। अगर आप छुट्टी नहीं दोगे, वर्कलोड बढ़ाओगे उसके ऊपर, तो जॉब छोड़ देगा, एबसेंट रहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी, है ना, एफिशिएंसी अच्छे से नहीं होगी, सारा क्या है ये आपको लॉस होगा। इसलिए नीड क्या है, अच्छे से उसको टाइम दो, अगर अच्छे से दोगे तो आपकी कंपटीशन अच्छा बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, ठीक है ना। नीड क्या है, इंक्रीज कंपटीशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना जरूरी है। स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों के बीच में, पर्सनल एम्बिशन बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है फैमिली का, तो ये सारे टेंशनें बढ़ रही है व्यक्ति के दिमाग में, इसीलिए उसको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका देना चाहिए। मेजर टू बी टेकन बाय एम्प्लॉय फॉर मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, कौन कौन से मेजर लिए गए। पहला, वर्किंग लेट शुड बी डिस्करेज, कि अब आपको जितनी ड्यूटी उतने घंटे करोगे, ज़्यादा देर नहीं बैठाएंगे आपको, है ना। छुट्टी मिलेगी आपको, वैकेशन भी मिलेंगे, घर से काम भी कर सकते हो, है ना। और एम्प्लॉय खुद क्या कर सकता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेडिटेशन कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकता है ना, अपनी फीलिंग को दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। अब बात करेंगे ई एच आर एम, ई एच आर एम मतलब इलेक्ट्रॉनिक एच आर एम, बस एच आर एम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारा काम ऑनलाइन, इसी को बोलते हैं ई एच आर एम, लिखा भी होगा यहाँ पे देखो। A way of implementing agile strategies, policies, practice in organization through a conscious and directly support of the full टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल, कि ऑनलाइन के थ्रू एच आर एम को सारा काम करना ही आपका ई एच आर एम होता है। एडवांटेज क्या होते हैं, क्वालिटी सर्विस बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, रूटीन टास्क आपके रिकॉर्ड रहते हैं, हेल्प होता है रिडक्शन में कॉस्ट टाइम में, इंप्रूव होती है एक्यूरेसी, है ना, ये सारी होती है। कितने तरीके होते हैं टाइप्स ऑफ एच आर एम, ऑपरेशनल होता है, रिलेशनल होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ऑपरेशनल मतलब, ऑपरेशनल ईएचआरएम का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, पेरोल ऑफ एम्प्लॉय, पर्सनल डेटा, और है ना। रिलेशनल का मतलब होता है ईएचआरएम कंसर्न विद सपोर्टिंग बिजनेस पॉसिबल मीन ऑफ ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मिंग, ये सब आता है आपका रिलेशनल में। और ट्रांसफॉर्मेशनल में आपका आता है एचआर की अदर एक्टिविटीज। प्रैक्टिस ऑफ ईएचआरएम, पहले क्या होगा, ई रिक्रूटमेंट, कि आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगी, ऑनलाइन सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन आपको सिखाएंगे, ऑनलाइन आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ऑनलाइन आपको सैलरी देंगे, सारी बातें वही लिखी हुई है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ हाई कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा होगी, डिफिकल्ट होगा मैनेज करने में, ठीक है, इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा इसके अंदर। अब बात करेंगे अपना अगले टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन एच आर एम। गाइस अगला टॉपिक की बात करेंगे जो कि ग्रीन एच आर एम। ग्रीन एच आर एम मतलब है कि आप जो भी काम करो सही है, लेकिन अपनी सोसाइटी को देख के भी रखो, सोसाइटी के लिए भी थोड़ा हेल्प करो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे सोसाइटी को नुकसान हो, कोई ऐसे केमिकल यूज मत करो, ऐसा पॉल्यूशन मत करो, है ना, ये सब लिखा हुआ है। द एम इज टू
रिकनसाइल द गोल ऑफ कंपनी एंड सोसाइटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग कंपनी गोल। कंपनी गोल को कंप्रोमाइज भी मत करो और सोसाइटी के गोल को भी कंप्रोमाइज मत करो, सोशल वेलफेयर भी करते रहो, मतलब अपने सोसाइटी का भी वेलफेयर करते रहो। यही है ग्रीन एचआरएम। एडवांटेज क्या होते हैं? ग्रीन एचआरएम हेल्प करता है हमारी क्रिएटिंग करने में कल्चर ऑफ हैविंग कंसर्न फॉर द वेल बीइंग एंड हेल्थ ऑफ फेलो वर्कर्स। जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी सहायता करो, उनके लिए भी थोड़ी सी नई नई स्कीमें निकालो, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी है ना फैमिली के लिए, जिससे उनका भी थोड़ा सा हमारा भला हो सके। पब्लिक इमेज, इसी का कंपनी के से पब्लिक इमेज अच्छी होगी, कॉस्ट कम आएगा, एफिशिएंट यूज हो सकता है रिसोर्सेज का, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जो कंपनी समाज के लिए काम करती है उनको टैक्स में बेनिफिट ही मिलता है गाइस, है ना। इससे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी और टाइम और रिसोर्स की सेविंग भी होगी। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट आ जाता है, इनएडिक्वेट सेविंग। इतने देखो, अब हो सकता है छोटा बिजनेस है, इतना पैसा नहीं है उसके पास कि लोगों को दान कर सके, दान तो पैसा दान नहीं, लोगों के लिए फैसिलिटी कर सके, तो थोड़ा डिसएडवांटेज होता है ना। और कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा रहता है। ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिस, इससे क्या होता है? आपका एम्प्लॉय एनकरेज होता है, ठीक है ना, ट्रेडिंग और कंपनसेशन से। एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करता है रिसाइकल करने के प्रोडक्ट को भी, ठीक है। मेन बात पाओ, इंपॉर्टेंट एथिक्स इन एचआरएम। देखो, ethics is the philosophical study of morality in one of the main branch of philosophy which correspond to traditional vision of philosophy into formal, natural and moral philosophy। देखो, आप कोई भी काम करो उसका शिष्टाचार, अपने एथिक्स को हमेशा साथ रखो। ये नहीं आप अनएथिकल अन लॉफुल प्रैक्टिस कर रहे हो कि कानून को ध्यान दे, कानून का अनादर कर रहे हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो। नहीं, अपने एथिक्स को, अपने शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए सारे काम करना चाहिए, ठीक है ना। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस व्हिच मीन कैरेक्टर और कंडक्ट। अपने कैरेक्टर को हमेशा अच्छा रखें, कंपनी के कैरेक्टर को हमेशा रखें, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अपने कैरेक्टर को ना गिराएं, है ना। साइंटिफिक नेचर रखें, वेरिएबल नेचर रखें, ठीक है ना, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। नीड क्या है? इंट्रोडक्शन सोशलिज्म इन बिजनेस, बिजनेस सोशलिज्म में लाने की जरूरत है। इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है ना, बेटर रिलेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से अच्छे रिलेशन बनाए। एडवांटेज है तो बिजनेस और सोसाइटी, बिजनेस को भी एडवांटेज मिलेगा और सोसाइटी को भी मिलेगा। इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा इससे आपका, एफिशिएंट यूटिलाइज होगा बिजनेस रिसोर्सेज का, ठीक है ना। इसकी गुडविल बनेगी मार्केट में आपकी। एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय को इतनी फैसिलिटी दो कि वो काम छोड़ के ना जाए, आपकी कंपनी में ही रहे। मैंने बहुत बार पढ़ा है ये एम्प्लॉय रिटेंशन, है ना। रिटेंशन स्ट्रेटेजीज फॉर टॉप परफॉर्मर्स, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा आपको आउटपुट दे रहे हैं, उनको जरूर रिटेंशन रखो, मतलब उनको तो ऐसी फैसिलिटी दो, ऐसी सैलरी दो कि वो काम छोड़ के ना जाए, क्योंकि वो आपके लिए सोना है, मतलब वही आपको आगे चलकर प्रॉफिट पहुंचाएंगे। रिटेंशन स्ट्रेटेजीज फॉर एवरेज परफॉर्मर, जो एवरेज है उनके लिए भी थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाओ। और रिटेंशन स्ट्रेटेजी फॉर पुअर परफॉर्मर, और जो पुअर परफॉर्मर है उनके लिए बनाओ। देखो, यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मैककिंसी हाई परफॉर्मर आर लाइकली टू 400% मोर प्रोडक्टिव देन एवरेज परफॉर्मर काउंटर पार्ट, है ना। जो 400% ज्यादा काम, अच्छा काम करते हैं ये हाई परफॉर्मेंस, तो इनको तो रखना ही चाहिए। उसके बाद आपका आता है ये एवरेज वाले, है ना, इसको पढ़ लेना। और आखिरी में आता है आपका पुअर परफॉर्मर, कि पुअर परफॉर्मर के लिए भी कुछ रखा होना चाहिए। लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय माइट हैव हिडन पोटेंशियल एंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड करेक्टली, मतलब हो सकता है भले जो अभी आपको लग रहा है लो परफॉर्मिंग है, ठीक है, क्या पता उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हो जो अभी आपको ना दिख रही हो सकता है धीरे धीरे बाहर आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बाहर निकाल दे, नहीं, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा काम करवाओ उनसे, क्या पता आगे चल के वही टॉप परफॉर्मर बन जाए, है ना। तो ये सब होता है। तो गाइज इसी के साथ आपका आज चैप्टर नंबर 4 भी होता है यहाँ फिनिश, और इसी के साथ हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये सीरीज हम आज यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया, बहुत इजी चैप्टर है, अगर रीड आउट मारोगे ना सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पूरी सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अब इसके बाद हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज बची है, दो तीन तीन चार पांच चैप्टर बचे होंगे, उसको खत्म कर दूंगा, इससे वाले भी खत्म हो जाए। फिलहाल हमारी एचआरएम खत्म हुई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है गाइस। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस, एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आपका एग्जाम आए तो सारी सीरीज देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, तो आपको मालूम चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ बाद में।